Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss lead codes problem number 3446 which is sort matrix by diagonals. मीडियम मार्क क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है रिकर्जन का विच इज़ एन क्वींस. अगर आप एन क्वींस सॉल्व करके आए हो तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे. अगर आपने बाय चांस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो उसका बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है इस वाले क्वेश्चन में. बेसिकली उस वाले क्वेश्चन में हम डायगनल्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें भी देखो डायगनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनको हमको ग्रुप करना है. तो दैट्स वाई एन क्वींस इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको उसके बिना भी समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी चेंज द कलर. Let's first read the problem statement. You are given an n into n square matrix grid. ठीक है, we have to return the matrix such that the diagonals in the bottom left triangle, including the middle diagonal, are sorted in non-increasing order. Non-increasing order का मतलब क्या है? Decreasing order. Similarly, second point is the diagonals in the top right triangle are sorted in non-decreasing order. Non-decreasing order मतलब क्या? Increasing order. ठीक है. ये जो लोअर बॉटम लेफ्ट ट्रायंगल है, टॉप राइट ट्रायंगल है, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है द बॉटम लेफ्ट ट्रायंगल इंक्लूड्स द मिडल ट्रायंगल, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है. ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप देखो डायगनल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं. एक तो ये फॉर्म हो रहा है, सेकेंड डायगनल ये है, थर्ड डायगनल ये है, मिडल मोस्ट डायगनल. तो ये जो डायगनल्स है इनको आपको सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ रहे हैं, ये बॉटम लेफ्ट ट्रायंगल का पार्ट है. ठीक है, अब देखते हैं टॉप राइट ट्रायंगल कौन सा है. टॉप राइट ट्रायंगल है ये जो ऊपर फॉर्म हो रहा है ना, एक्सक्लूडिंग द मिडल मोस्ट डायगनल, वो है हमारा टॉप राइट ट्रायंगल. ठीक है, तो ये जो डायगनल्स फॉर्म हो रहे हैं कौन से डायगनल है, एक ये वाला और एक ये वाला. इन डायगनल्स को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. ठीक है, देख लेते हैं ग्रिड एग्जाम्पल देखते हैं. ग्रिड जो है उसकी वैल्यूज ये रही. अब देखो ये वाला जो डायगनल था इसको मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, तो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट को आप सॉर्ट करोगे तो 4 ही बचेगा. ये वाला जो डायगनल है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एलिमेंट्स क्या है इसके, 9 एंड 5. तो 9 एंड 5 ये तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो 9 और 5 भी यहाँ एज इट इज ही रहेगा. सिमिलरली जो मिडल मोस्ट डायगनल है इसको भी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, तो ये क्या बनेगा 186. इसको जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा 8 6 एंड 1. तो आप देखो मिडल मोस्ट डायगनल जो है वो 8 6 1 बन गया. अब अपर हाफ में आ जाते हैं, टॉप राइट वाले ट्रायंगल में. इसमें जो डायगनल्स है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. तो पहला डायगनल क्या बनेगा 7 एंड 2. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बनेगा 7 एंड 2, 2 7 बनेगा. तो आप देखो यहाँ पे 2 7 फॉर्म हो रहा है. अब आप ये वाला डायगनल देखो, सिंगल एलिमेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सिंगल एलिमेंट एज इट इज ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है. अब थोड़ा अप्रोच इंट्यूशन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एक्जैक्टली सॉल्व कैसे करेंगे. जो सेम एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एज इट इज. आप देखो ये जो ग्रीन वाले डायगनल्स हैं ये मेरे बॉटम लेफ्ट ट्रायंगल का पार्ट है और इनको मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. और जो ये वाले डायगनल्स हैं जो मैंने रेड से मार्क किए हैं वो मेरे टॉप राइट ट्रायंगल का पार्ट है, तो इनको मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. अब देखो अगर मेरे को किसी रो को सॉर्ट करना होता है, जैसे ये एक रो है इसको सॉर्ट करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मेरे लिए बहुत ईजी होता है. ये तो ऑलरेडी ग्रुप्स में ही होते हैं. मैं क्या करता, जीरो थ्रो पे जाता और उसको सॉर्ट कर देता फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. सिमिलरली अगर मेरे को किसी कॉलम को सॉर्ट करना होता तो मैं जीरो कॉलम पे जाता और सॉर्ट कर देता उसको फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. बट हमको डायगनल्स को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और मैं इन डायगनल्स की ग्रुपिंग कैसे करूँ. ठीक है, अगर आप एनक्वींस करके आए हो तो आपको पता होगा कि हम डायगनल्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं. हम समझते हैं कि डायगनल्स की ग्रुपिंग कैसे होगी. जैसे कोई भी डायगनल फॉर्म हो रहा है ना, तो उसके लिए जो उस इंडेक्स की रो माइनस कॉल वैल्यू होगी वो सेम होगी. जैसे आप देखो ये मैंने वापस से ग्रिड फॉर्म किया है. सबसे पहले मैं जीरो थ्रो और जीरो कॉलम वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ. ठीक है, इसके लिए आप रो माइनस कॉल की वैल्यू निकालो फॉर दिस इंडेक्स, फॉर दिस एलिमेंट. क्या होगी, जीरो रो कौन सा है, जीरो, कॉलम भी जीरो है, तो रो जीरो माइनस जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया. सिमिलरली आप इस वाले एलिमेंट के लिए निकालो रो माइनस कॉल की वैल्यू, तो क्या आएगी जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन. सिमिलरली इसके लिए क्या आएगी जीरो माइनस टू माइनस टू. इस वाले एलिमेंट के लिए वन माइनस जीरो इज वन, इस वाले के लिए वन माइनस वन इज जीरो, इस वाले के लिए वन माइनस टू इज माइनस वन, इसके लिए टू माइनस जीरो इज टू, इसके लिए टू माइनस वन इज वन एंड इसके लिए टू माइनस टू इज जीरो. तो अब आप देखो ये जो डायगनल्स है ना इनके लिए जो रो माइनस कॉल की वैल्यू आ रही है ये सेम आ रही है. जैसे ये एक डायगनल फॉर्म हो रहा था और इस डायगनल में जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इनके लिए जो रो माइनस कॉल की वैल्यूज़ है वो तो सेम आ रही है, जीरो आ रही है. सिमिलरली ये एक डायगनल फॉर्म हो रहा था, सिंगल एलिमेंट है, इसके लिए रो माइनस कॉल की वैल्यू टू आ रही है. सिमिलरली ये भी एक डायगनल फॉर्म हो रहा था, इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनके लिए जो रो माइनस कॉल की वैल्यू होगी वो वन होगी. सिमिलरली इसके लिए माइनस वन होगी इस वाले डायगनल के लिए, और इसके लिए माइनस टू होगी. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स रो माइनस कॉल वैल्यू.
क्योंकि हमको ये पता चल गया डायगनल्स की जो रो माइनस कॉल की वैल्यू होगी, अगर एलिमेंट्स हमारे सेम डायगनल में ला कर रहे हैं तो उनके लिए जो रो माइनस कॉल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। जैसे 1 और 6, ठीक है, ये सेम डायगनल का पार्ट है, ये जो मिडल मोस्ट डायगनल है इसका पार्ट है ये। तो अब देखो इनके लिए जो रो माइनस कॉल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। 0 माइनस 0 इज 0, 1 के लिए 0 हो गया, 6 के लिए देखें तो 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि अगर दो एलिमेंट सेम डायगनल का पार्ट है तो उनके लिए रो माइनस कॉल की वैल्यूज इक्वल आएगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग डायगनल्स की ग्रुपिंग करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश मैप का यूज़ करेंगे। जो की होगा वो इंटीजर होगा। की क्या होगा, की बेसिकली आपका रो माइनस कॉल वैल्यू होगा, और ये पॉइंट कर रहा होगा एक वेक्टर को। ठीक है, और ये वेक्टर क्या होंगे, ये वेक्टर आपके एलिमेंट्स होंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं आपके की वैल्यू 0 है, मतलब रो माइनस कॉल की वैल्यू 0 है, तो ये एक वेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा। ये वेक्टर में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1, 8 एंड 6। तो यहाँ पे 1, 8 एंड 6 आएगा। ठीक है, अब इसी को मेरे को देखना होगा कि ये मेरे लोअर ट्रायंगल का पार्ट है या अपर ट्रायंगल का पार्ट है। लोअर ट्रायंगल का पार्ट होगा तो मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दूंगा, अपर ट्रायंगल का पार्ट है तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दूंगा। तो आपका हैश मैप कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और जब आपकी की वैल्यू 2 होगी तो ये एक वेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें खाली सिंगल एलिमेंट होगा 4। सही भी है, अगर आप देखो तो किसी और एलिमेंट के लिए ना रो माइनस कॉल की वैल्यू इक्वल टू 2 नहीं है एक्सेप्ट 4। सिमिलरली जब आपकी की वैल्यू 1 होगी तो जो वेक्टर फॉर्म हो रहा होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे 9 और 5। सही भी है, आप देखो कोई और एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें रो माइनस कॉल की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। 0 के लिए जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 1, 8, 6, ये आपका मिडल मोस्ट डायगोनल। -1 की वैल्यू जब होगी तो जो आपका वेक्टर बनेगा इट वुड बी 7 एंड 2, -2 के लिए 3। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हमने वेक्टर्स फॉर्म कर लिए, ठीक है, हमने ग्रुपिंग कर ली बेसिकली डायगोनल के एलिमेंट्स की। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मैं डिक्रीजिंग में करूँ कि इंक्रीजिंग में करूँ, बहुत ईजी है। जिन भी वेक्टर्स के लिए जो की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी लोअर लेफ्ट ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका मतलब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ये क्या बन जाएगा, 4 तो 4 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, 9 और 5 ये भी एज इट इज ही रहेगा। 1, 8, 6 क्या बन जाएगा, 8, 6, 1। ठीक है, और अब देखो अगर वेक्टर जिस की को पॉइंट कर रहे हैं या की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो वेक्टर वो की जिस भी वेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं उनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, क्योंकि वो अपर राइट ट्रायंगल का पार्ट है। तो 7 और 2 क्या बन जाएगा, 7 और 2 2, 7 बन जाएगा, और 3 तो सिंगल एलिमेंट है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद ये फिर भी 3 रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर 80-70% कुछ समझ में आया ना तो आप कोड देखना, कोड देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जल्दी से कोड लिखते हैं और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं इसकी साइज को मार्क करने के लिए एक इंट वेरिएबल बना देता हूँ n। ठीक है, उसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे लाइक आई सेड। इसका जो की होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, और ये की जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा वो एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स होगा। इसको हम नाम दे देते हैं डायगोनल मैप। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डायगोनल मैप को क्रिएट करते हैं। उसके लिए रो इक्वल टू 0, बेसिकली मैं ग्रिड को ट्रैवर्स करूँगा और ग्रुप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। मैप में जाऊँगा और उस ग्रुप में मेरे करंट एलिमेंट को पुशबैक कर दूंगा। पुशबैक क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा जो की है वो वेक्टर टाइप का है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स है ना, तो फॉर इंट कॉल इक्वल टू 0, कॉल शुड बी लेस देन n, कॉल प्लस प्लस। अब मैं सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरा करंट एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाया करेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, रो माइनस कॉल की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, उसको एक इंटीजर वेरिएबल ग्रुप में स्टोर करा देता हूँ। अब मैं डायगोनल मैप में उस ग्रुप पे जाता हूँ और पुशबैक करा देता हूँ मेरे करंट एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा जो डायगोनल मैप था अनऑर्डर्ड मैप, इसको क्रिएट कर लिया। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मेरे को सॉर्टिंग करनी पड़ेगी ग्रुप्स की। अगर मेरे ग्रुप की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो मैं क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा, और अगर नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगा। तो ग्रुप्स को ट्रैवर्स करने के लिए मेरे को मेरे मैप को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हम अपने मैप्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे IT डॉट फर्स्ट की वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरे को कैसे सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसको सॉर्ट करना है, IT डॉट सेकेंड को, जो मेरा वेक्टर है वो तो IT डॉट सेकेंड ही है ना। ठीक है, तो सॉर्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, बिगिनिंग से लेके एंड तक, तो IT डॉट सेकेंड डॉट एंड। ठीक है, अब अगर मेरे ग्रुप की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरे को कैसे सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए मेरे को R बिगिन का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे R एंड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, हमने हमारे ग्रुप्स को सॉर्ट भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉर्टिंग द ग्रुप्स बेस्ड ऑन द ग्रुप नंबर।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सॉर्ट तो कर दिया, पर हमको ग्रिड में भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे देखो, जो इनपुट होता है उसमें आप कभी चेंज मत करो, आप एक अलग से मैट्रिक्स बना लो, उसमें चेंजेस परफॉर्म करो, बट वो आप अपने आप कर सकते हो। मैं इसी में परफॉर्म कर देता हूँ, बट पहले बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप क्या करो, n बाय n का एक अलग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करो और उसको लास्ट में रिटर्न कर देना। टू सेव टाइम मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा अभी, ठीक है। अब देखते हैं जो मेरा करंट इंडेक्स पे जिस पे मैं खड़ा हूँ वो कौन से ग्रुप का पार्ट है। तो ग्रुप कैसे निकलेगा, रो माइनस कॉल। अब मतलब मेरे को इस ग्रुप पे जाना है, सबसे पहले ग्रुप पे कैसे जाऊँगा, मेरे को हैश मैप में पहले इस ग्रुप पे जाना पड़ेगा और ग्रुप एक वेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, जैसे सपोज मान लो इस वेक्टर को। तो फिर अब पहला एलिमेंट क्या है इसका, 9 है, तो फिर मेरे को 9 स्टोर कराना पड़ेगा मेरे उस इंडेक्स पे जाके। जैसे ये जो रो की वैल्यू जब इक्वल टू 0 है, कॉल की वैल्यू जब 0 है, तो मेरे को यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे ग्रुप की वैल्यू 1 आएगी पहली बार, तो मेरे को 9 डालना पड़ेगा, पर 9 को मेरे को इरेज भी करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं 9 डाल चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम तो मेरे को 5 डालना है ना। तो मतलब क्या है, पहले जो भी स्टार्टिंग से एलिमेंट है वो आप डाल दो आपके ग्रुप में, आपके वेक्टर में, उसको इरेज करो, और नेक्स्ट टाइम जब वापस आपको सेम ग्रुप मिले ना, तो फिर से आपको स्टार्टिंग वाला एलिमेंट डालना हो। तो 9 इरेज हो चुका होगा तो स्टार्टिंग में 5 आ जाएगा, तो आप 5 डाल देना और फिर ये लास्ट में एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम कोड में कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब मेरे को हैश मैप में उस ग्रुप पे जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे, ग्रिड में वैल्यू डालनी है ना हमको, ग्रिड रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू वैल्यू कौन सी डालेंगे, तो वो डायगनल उस हैश मैप में जाएंगे। गिव मी अ सेकंड, उस हैश मैप पे जाएंगे, ठीक है, उस ग्रुप पे गए और उस पर जो फ्रंट पे वैल्यू पड़ी है वो एज इट इज हमने डाल दी। उसके बाद क्या करेंगे, डायगनल में, डायगनल मैप जो मेरा अनऑर्डर्ड मैप था उसमें मेरे को उस ग्रुप में जाके जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं ग्रेड रो कॉल में डाल चुका हूँ। इरेज कैसे करेंगे वो समझते हैं। इरेज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आई कुड नॉट फाइंड अ ईजियर वे। तो मतलब क्या किया मैंने, मैं उस वाले ग्रुप पे गया मेरे अनऑर्डर्ड मैप में, इरेज फंक्शन को कॉल किया। अब इरेज फंक्शन तो एक आइटेटर लेता है, तो अब आइटेटर के लिए मेरे को फिर से डायगनल मैप पे जाना पड़ेगा। डायगनल मैप पे गए, उस वाले ग्रुप पे गए, और जो बिगिनिंग का एलिमेंट है वो एज इट इज हमने डाल दिया, ठीक है। तो जो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे ग्रुप में जाएगा, फिर उस वेक्टर में जाएगा और उसका जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है उसको इरेज कर देगा, ठीक है। और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली जाके मेरे ग्रेड को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे तो कोड सही काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। चलो अच्छे खासे परसेंटेज को तो नहीं बीट कर रहा है, फिर से सबमिट करके देखते हैं। ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, हमें भी जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो मैंने लास्ट किया था तो ये 50% सोल्यूशंस को बीट कर रहा था। इस वाले फॉर लूप की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये n इंटू एन टाइम्स चल रहा है। नेस्टेड लूप है, आउटर लूप n टाइम्स चल रहा है, इनर लूप भी n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर लूप आप देखो, ये फॉर लूप कितने बार रन होगा, जितने नंबर ऑफ डायगनल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डायगनल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे ना। नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे, 2n-1, वेयर n इज द क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। n इंटू एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर n इंटू एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जो नंबर ऑफ डायगनल्स होंगे वो 2n-1 होंगे, ठीक है। जैसे इस वाले केस में नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या है, 6 है, और 2n-1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, n की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3-1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ डायगनल्स भी 5 ही हैं, ठीक है। तो 2n-1 टाइम्स ये वाला लूप रन करेगा, पर इसके अंदर हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग हर एक ग्रुप के लिए। अब देखो ग्रुप में जो वेक्टर का साइज है वो तो फिक्स नहीं है, जैसे इस वाले केस में 1 है, इस वाले केस में 2 है, इस वाले केस में 3 है, ठीक है। पर आप देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अगर आप k मान लो तो सॉर्टिंग में आपको क्या लगेगा, k लॉग k लगेगा, बट हम सबको पता है मैक्सिमम क्या है, वर्स्ट केस में तो 3 एलिमेंट्स होंगे ना। एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने जितना साइज होगा मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज 3x3 था, तो फिर जो मेरा ये वेक्टर होगा उसका जो मैक्सिमम साइज होगा ग्रुप का किसी भी, उसका साइज 3 होगा। तो फिर इसको आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली n log n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स चला, ये 2n-1 टाइम्स चला और ये n log n टाइम्स चला। 2n-1 में जो कॉन्स्टेंट्स है उनको आप इग्नोर कर दो तो क्या बनेगा, n बनेगा। n को मल्टीप्लाई करोगे n log n से तो क्या बनेगा, n² log n, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कुछ सेकंड्स पीछे जाना, क्वेश्चन को इसको सही से समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर इस वाले लूप पे आते हैं, नेस्टेड लूप है अगेन। ये कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ये भी n टाइम्स चलेगा, n² हो गया। पर ये जो इरेज है ना, इरेज करने में भी मेरे को कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी। वर्स्ट केस में क्या होगा, सपोज मान लो मेरे ग्रुप में k एलिमेंट्स हैं, ठीक है। k इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक ग्रुप में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फिर आपको k टाइम्स इरेज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फिर सेम चीज़ वर्स्ट केस में आपको n एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि और n क्या है यहाँ पे, n आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज है। तो फिर इसके लिए भी आपको O ऑफ n टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस वाले लूप की, वो हो जाएगी O ऑफ n³। बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ये, बट ये वर्क इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 10 रहेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वर्क कर रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, एट मैक्स क्या करेंगे, n² मेमोरी को स्टोर करेंगे, n² एलिमेंट्स को, ठीक है। तो फिर एक बार चेक करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n² log n, सही है। एंड मेमोरी इज n² क्यों, क्योंकि जो मैप होगा वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, n² एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n² log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n², ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, जो हमने इंट्यूशन डिस्कस करा वो समझ में आया हो, कोड समझ में आया हो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जो हमने डिस्कशन किया वो समझ में आया हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।